हाँ, दो क्वेश्चन होगा, एक ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और होगा। दूसरा वाला भी बोल दो, मैं दोनों बता दूंगा। चलो दूसरा वाला क्या है? ओके, बोला ये जा रहा है, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स आर दिस एंड दिस। ये दो क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको पहला पार्ट समझ के चलो, और ये दूसरा पार्ट। हमको लेंथ और ब्रेथ निकालना है, क्योंकि आप लोग जानते हो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है कि नहीं? तो बस इसको आप, ये क्या है, इसको आप फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज कैसे करेंगे? 25a² माइनस, अब आपको 35 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनको प्लस करने पर 35 आए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आए? 25 × 12 आप करो, कितना आएगा? 300। क्यों बच्चों, 300 आएगा कि नहीं? अब आपको क्या करना है, इस 35 को आप ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पर 300 आए और प्लस करने पर 35 आए। कोई बताए? बोलो भैया। आसान है, कोई टफ थोड़ी है। अभी मैं बोल दूंगा तो फिर वो मतलब ही क्या रह जाएगा। आप सीधा सीधा देखो, ऐसे दो नंबर प्लस करने पर 35, मल्टीप्लाई करने पर 300। मुझे ही लग रहा है लिखना पड़ेगा। 15 + 20 कितना होता है? और इनको इंटू करोगे तो 300 आएगा कि नहीं? 15 × 2 = 30। तो बस यही आपको, अच्छा, एक और चीज है, अगर आपको नहीं याद आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है वो पेयर कौन सा होगा, तो आपको शायद बताया गया होगा मेथड, कैसे इसको, ये दोनों नंबर को कैसे ढूंढते हैं। कि जो नंबर आया मल्टीप्लाई करने पर, जैसे 300 आया, तो आपको 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि एलसीएम निकालना रहता है। जैसे आप 2 से किए तो ये आ जाएगा 150, फिर 2 से किए तो ये आएगा 70। अब ये 3 से करो तो ये आ जाएगा 25, फिर 5 से करो, फिर 5 से करो। ये आप जो भी नंबर पहले नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब इन्हीं में से पॉसिबल पेयर वो बनेगा, इन्हीं में से मल्टीप्लाई करके आपको ये ध्यान रखना, कवर पूरा होना चाहिए। तो जैसे मैंने कैसे इसको किया, जैसे मान लो यानी मैंने यहाँ पर लिया 5 × 3, कितना होगा? 15, और 2 × 2 = 4, और 4 × 5 = 20। मैंने ये पॉसिबल पेयर, मतलब जो आपको ये पेयर बच्चों मिलता है वो इन्हीं में से मिलता है। बस आप इसमें प्लस, आपको सारे नंबर्स लेने हैं, मल्टीप्लाई करके चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे सारे नंबर को तो 300 आना ही है। बस आपको केवल ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा हम दो पेयर ढूंढे कि जैसे यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो प्लस करने पर 35 आ जाए बस। देखा हमने कि 5 × 3 = 15 था, और 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, 20 और 15 35 आएगा। तो यही चीज यहाँ पर हम लोग लगाते हैं। खैर ये तो प्रीवियस क्लास का वो हो गया, क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन आना चाहिए आपको। अब अगला स्टेप क्या है, बस इसको ब्रैकेट को ओपन करिए। 25a² - 15a - 20a + 12। यहां से इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा होगा, क्या कॉमन है, कोई बताएगा क्या कॉमन लें इन दोनों में? 5a, वेरी गुड। तो बचेगा क्या अंदर? 5a - 3। इसी तरह से यहाँ पर बच्चों क्या कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन लेंगे ये ध्यान रखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? 5a - 3। यानी हमने यहाँ पर क्या कॉमन ले लिया? 4। तो 4 × 5 = 20, और 4 × 3 = 12। ये माइनस हो गया, क्योंकि माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब 5a - 3 यहाँ पर भी है, 5a - 3 यहाँ पर भी है, तो एक ब्रैकेट में 5a - 3 हो गया, और एक ब्रैकेट में 5a - 4 हो गया। कोई दिक्कत? ओके। अब देखिए ये क्या था, ये एरिया ही तो है। हम इस, ये किसका एक्सप्रेशन है? एरिया। ये जो एरिया आया ये दो टर्म का प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। अब आप चाहो तो इसको लेंथ बोल दो, इसको ब्रेथ बोल दो, या किसी का मन है सर नहीं हम इसको ब्रेथ बोलेंगे इसको लेंथ बोलेंगे, आप वो भी कर सकते हो।
इसीलिए तो पॉसिबल पेयर बोला है ना। लेंथ या ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अगर आपने इसको लेंथ माना है तो ये ब्रेथ, अगर आपने इसको ब्रेथ माना है तो ये लेंथ। तो एल एल क्या बोला जा रहा था, आप एल और बी के पॉसिबल पेयर्स बताओ, तो एल बराबर हो जाएगा 5a-3 और बी बराबर यहां से हो जाएगा 5a-4। ठीक है। हो सकता है आंसर ऐसे आ रहा हो, इसमें 5a-4, क्योंकि आपके पास चॉइस है बच्चों। अब 2 into 3 लिखा हुआ है, तो आप चाहे 2 into 3 बोलो या 3 into 2 बोलो, तो बात तो एक ही है ना। ठीक है। तो ये लेंथ और ब्रेथ, ये लेंथ के, इसको हमने लेंथ बोल दिया, इसको हमने ब्रेथ बोल दिया। और ये लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया लिखा हुआ, ये एरिया ही था। एरिया को हमने सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे हमें करना क्या था, इक्वालिटिक फॉर्म में एरिया दिया हुआ था। और जाहिर सी बात, अगर आपको एरिया दिया हुआ है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कि लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है। अगर ये पूछा जा रहा है तो ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हम लोग निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई। अच्छा, ऐसे सपोज करिए इसी रेक्टेंगल का एरिया दे दिया गया है 6। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी रेक्टेंगल का एरिया दे दिया गया है 6, और आपसे पूछो, इसका एरिया 6 है, और आपसे बोला जाए कि इसकी लेंथ और ब्रेथ बताओ। तो आप यही जानते हो कि एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2 into 3 ही होता है। यही तो बोलोगे ना, यही पेयर बनेगा ना, या तो 2 into 3 या तो 3 into 2। अब इस केस में क्योंकि हमें पता है लेंथ हमेशा ब्रेथ से बड़ी होती है, तो हम लोग यहाँ पर जो ये वाला केस ले लेंगे कि L=3 और B=2। यहाँ पर हमें नहीं पता कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। वैसे देखा जाए तो बड़ा यही होगा, क्योंकि इसमें से 3 माइनस कर रहे हैं, इसमें से 4 माइनस कर रहे हैं। इसलिए हमने इसको लेंथ बोला है, इसको हमने ब्रेथ बोला। कुछ नहीं करना था, एरिया का रिप्रेजेंटेशन आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया हुआ था, जिसको कि आपको फैक्टराइज करना था, दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना था। जब वो दो फैक्टर का प्रोडक्ट आ गया तो एक को आपको लेंथ बोल देना है, एक को आपको ब्रेथ बोल देना है, काम खत्म। ठीक है। अब जैसे ये दूसरी, इसी का जैसे ये दूसरा वाला पार्ट है, मैं इसका फैक्टराइजेशन आप ही लोग से करवाऊंगा, मैं नहीं करने वाला। अभी आपको किसी क्लास में ही आप लोग बताओगे। 35y² प्लस 13y-12। 35y² प्लस, यहां पर भी हमको 13 को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। और ध्यान रहे बीच में यहाँ पे इसका साइन रहेगा, प्लस का या माइनस का। माइनस का रहेगा। क्यों माइनस है, क्योंकि 12 यहाँ पे माइनस में है ना। यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया था, यहाँ पे साइन दो नंबर के बीच में साइन प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। वो कहाँ से पता चलता है, वो ये कांस्टेंट टर्म से पता चलता है। अगर आपका कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव में है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। भूलना नहीं, बार बार पहले भी मैं बता चुका हूँ इस चीज को। जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के पहले साइन रहता है, वही यहाँ पे साइन आता है दोनों नंबर के बीच में। अब फटाक से आप लोग ढूंढिए वो दो नंबर कौन से होंगे जिनको माइनस करने पर 13 आए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 420। है ना। ढूंढिए दो नंबर। अरे वाह, बड़ी जल्दी, पहले से कर रही थी क्या। 28 और 15। क्यों बच्चों, सही है। 280, 143 एकदम सही है, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35y² प्लस 28y-15y-12। यहाँ पे आप 7y कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा 5y+4, माइनस यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, यहाँ पे भी आ जाएगा 5y+4। तो एक ब्रैकेट में 5y+4, दूसरे ब्रैकेट में 7y-3। ये क्या है, एरिया है। तो ये हमारे लिए लेंथ हो गया, ये हमारे लिए ब्रेथ हो गया। बात आया समझ में। ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करें। बोल दो, क्वेश्चन बोलो। 3x y जेड है या केवल 3x y। हाँ, इक्वल्स टू 1/2। अच्छा, 1/2 बाहर है वैसे।
1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हम्म 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 हम्म। ओके, चलिए करते हैं इसको। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आसान ही है। यहाँ पर पहले मैं एलएचएस को करूंगा। देखो मैं यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करूंगा। जब भी आपको दो चीजें प्रूव करनी होती है तो आप या तो एलएचएस को लेके चलो आरएचएस आ जाए, आरएचएस को लेके चलो या एलएचएस आ जाए, या आप कुछ स्टेप एलएचएस को सॉल्व करो, कुछ स्टेप आरएचएस को सॉल्व करो, और अगर दोनों इक्वल आ रहे हो तो भी आपका प्रूफ हो जाता है। फिलहाल एलएचएस देखिए, कोई आइडेंटिटी कल हमने पढ़ाई है क्या? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर मुझे याद है 10th आइडेंटिटी है, इस ये एक फॉर्मूला जिसके इक्वल में होता क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्यों बच्चों, यही होता है क्या? बोलिए। ठीक है, अच्छा चलिए मैं एलएचएस को ही लेके चल रहा हूँ, मैं आरएचएस को लाऊंगा, मैं आरएचएस को नहीं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। बस एक स्टेप आपको समझना पड़ेगा, अगर दिक्कत होगी तो बताइए। अब मैं बच्चों करने क्या जा रहा हूँ इस स्टेप में, हमको क्योंकि ये लाना है, और आप ध्यान से देखिए यहाँ पर अपॉन में 2 है, 1/2 बाहर है। अगर बच्चों मैं यहाँ पर इस पे 2 से डिवाइड कर दूं, मतलब 1/2 बाहर ले लूं और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें तो कोई दिक्कत? भाई 2 से 2 तो कट ही जाएगा ना, तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए किसी को। तो ये क्या हो जाएगा, और जब बस ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्रूफ में बाहर 1/2 है। अब यहाँ पे तो फार्मूले में तो 1/2 होता नहीं है, हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड किए हैं तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इस 2 को आप अंदर भेज दो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, ये हो जाएगा हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे मैं एक अरेंजमेंट करने जा रहा हूँ, ये जितने भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दो दो बार लिखे हुए मैं अलग अलग कर रहा हूँ। जैसे 2x स्क्वायर को मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? इसी तरह से 2y स्क्वायर को लिख दूं वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 2z स्क्वायर को जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मेरे ख्याल से किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। -2xy -2yz -2zx। ठीक है, ओके। हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब जरा देखिएगा, कोशिश करूंगा कि इसी लाइन में प्रूफ आपका खत्म हो जाए। जिनको जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ केवल उन्हीं को देखिएगा। एक एक्स स्क्वायर मैंने लिया, ये वाई स्क्वायर मैंने लिया, और यहां से मैंने लिया -2xy। जरा इन तीनों को पढ़ो, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये किसी का फार्मूला होता है क्या? किसका? इन तीनों को, हाँ इन तीनों की जगह पर अगर मैं ये लिख दूं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? क्योंकि अगर आप इसको ओपन करोगे तो यही तीनों टर्म आएंगे कि नहीं? अच्छा, इसी तरह से अब अगला देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं नहीं, अभी इसे एक्स स्क्वायर को मत लो, जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ध्यान देना, अभी ये वाला एक्स स्क्वायर चला गया है, ये वाला वाई स्क्वायर चला गया है,
जितने सर्किल हैं, तीन तीन टर्म सर्किल है, सर्किल वाला चला गया है। यहाँ से वाई स्क्वायर ले रहे हैं, यहाँ से जेड स्क्वायर ले रहे हैं, और यहाँ से ले रहे हैं -2yz। अब जरा इन तीनों को देखो, फिर कोई फार्मूला बन रहा है क्या? इसको हम लिख सकते हैं वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? है ना? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2yz। अब बचा क्या? देखिए, यहां से बचा जेड स्क्वायर, यहां से बचा एक्स स्क्वायर, यहां से बचा -2zx। तो जो बचा उसको भी तो हम जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बस यही तो लाना था, इक्वल्स टू RHS। हम LHS लेके चल रहे थे, RHS आ। बस यहाँ पे बस यही एक स्टेप था जो आपको समझना था, टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई, उसके बाद बस केवल अरेंजमेंट है प्रूफ के अकॉर्डिंग। नहीं, अगर जिसको इस नहीं समझ में आ रहा है तो आप बस LHS में इतना लिखे रहने देना, इस टू और इस टू को मत करना, इसको ऐसे 1/2 और ये जो टू इसको हटा दो, आप केवल इतना ही लिखा रहने दो। अब आप RHS को सॉल्व करो, इसको RHS को लेके चलो। जब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तीनों में ओपन करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो दो ही स्टेप के बाद आपको यही वाली लाइन मिल जाएगी, तो भी प्रूफ हो जाएगा। तो आपकी इच्छा है, कैसे कर सकते हो। ओके, और कोई क्वेश्चन? या स्टार्ट करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन? हाँ, ओके। हाँ बोलो। नहीं नहीं, बोलो, अगर कुछ हो तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 27 PQ, क्वेश्चन नंबर बोल दो, बाकी लोग के लिए भी आसान रहेगा। एट्थ का 5, ठीक है। हाँ बोलो, 27 PQ -1/216। हम्म। हम्म। अच्छा, फिर से बोलो जरा। अच्छा, वही मुझे लगा यहाँ पे PQ कैसे आ जाए। P³ है, ओके। चलो, इसको भी अरेंज करते हैं। ये कहीं ना कहीं ये A माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला बनेगा, चाहे आप देखिएगा। क्या? A माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? A³ - B³ -3AB, और ब्रैकेट में A-B, यही होता है कि नहीं? या फिर इसको अगर आप एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर दो, A³ - B³ माइनस इस 3AB को अगर आप अंदर भेजोगे, तो 3A² B, और माइनस माइनस प्लस 3AB², यही होगा। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर केवल केवल पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म A³ के पहले प्लस में है, और 3AB² के पहले दो साइन प्लस में है और दो साइन नेगेटिव में है। और यहाँ पर भी जो आपके सामने एक्सप्रेशन दिखा हुआ है, यहाँ पे भी लास्ट वाला और पहला वाला प्लस में है, बाकी सेकेंड। ये कौन है, आवाज आ रही है? ओके, तो देखिए यहाँ पर हमको इसी से कहीं ना कहीं रिलेट कराना है। 1 2 3 4, फोर टर्म यहाँ पर है, और फोर ही टर्म इस फार्मूले में भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरे माइंड में हिट कर रहा है कि ये इसी का एक्सप्रेशन है। बस अब इसको अरेंज करना है इसी फॉर्म में। देखिए, 27 P³ है, जिसको कि हमें अगर A³ के फॉर्म में बनाना है, इसको हम 3P का क्यूब लिख सकते हैं क्या? और ये लिखा हुआ है -1/216, तो इसको बच्चों में लिख सकते हैं 1/6 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 6 का क्यूब बच्चों 216 होता है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, ये A³ बन गया, यानी हमारे लिए A क्या है, ये है, B क्या है, ये है। तो A³ B³
3a² मतलब 3p का स्क्वायर, b मतलब 1/6। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए कोई स्टेप, दो ही टर्म बचे हैं, एक ये बचा है, एक ये। इसको हमने किया क्या, देखिए हम इसको देख के चल रहे हैं। इसको a³ हो चुका है, -b³ हो चुका है, -3a² b यहाँ पर लिखा हुआ है, तो -3a², a² मतलब 3p का स्क्वायर, इंटू में b, और b मतलब 1/6। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो, इसको देखो क्या ये वाला टर्म आ रहा है क्या। ये अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मैं दिखा दे रहा हूँ, 3 3 जा 9, सॉरी 3 इंटू ये 3p का जब आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 9p², और इंटू में क्या है 1/6, 3 2 जा 6, ये 9p² by 2 आ गया कि नहीं माइनस में, और यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो हमने अरेंजमेंट लिखा हुआ है इस टाइप का, क्या लिखा हुआ है हमने, -3a² b, ये बिल्कुल सही है। आगे प्लस ये आखिरी अरेंजमेंट क्या है, 3ab², 3a की जगह पे 3p, और b² मतलब 1/36, है ना। 1/6 का आप स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 1/36। इसको भी सिंप्लीफाई करके देख लो क्या p/4 या 1/4p आता है क्या। देखो ये ऊपर आप 3 3 जा करोगे तो 9p, और अपॉन में क्या है 36, 9 4 जा 36, ये p/4 आ रहा है। इसका मतलब ये जो लास्ट वाला भी जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है ये भी बच्चों सही है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। तो ये हमारे लिए a³ हो गया, ये b³ हो गया, ये 3a² b हो गया, ये 3ab² हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a-b का होल क्यूब का मतलब क्या हुआ, a हमारा क्या है 3p है, माइनस b हमारा क्या है 1/6 है, तो 3p - 1/6 का होल क्यूब, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है। अच्छा ये जो सफिक्स में मैं जो नीचे ये लिख रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए इसका ए और बी का यूज कर रहा हूँ। लिखना केवल आपको इतना ही है, ये क्वेश्चन था ये वाली लाइन, फिर आप ये लाइन लिख सकते। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन या फिर आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हाँ जी, कोई बात नहीं, आज इंट्रोडक्शन ही पढ़ाते हैं ना, लिखना आप लोग अगले लेक्चर से पढ़े, आज केवल बस इंट्रोडक्शन सुनो। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में क्या आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है, एट्थ वगैरह में कुछ बार ग्राफ पढ़ा है, बार ग्राफ। और क्या आप लोगों ने पॉइंट्स जैसे 2, 3 है उसको किसी प्लेन पे रिप्रेजेंट करना, ऐसा कुछ पढ़ा है। ठीक है, उस पे शायद कुछ और चैप्टर के नाम से है एट्थ वगैरह में, बट आपने पढ़ा होगा मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है। यहाँ पर एक्चुअल में करते क्या है, हम किसी पॉइंट की पोजीशन को बताते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टडी में क्या किया जाता है, हम लोग किसी पॉइंट की पोजीशन को स्टडी करते हैं। सपोज करो इस पॉइंट का नाम P है, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हमने लिखा x, y। तो इसका ये मतलब हुआ, इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डालो x एक्सिस पे, इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डालो y एक्सिस पे, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है बच्चों, ये x होगी, ये जो पहला वाला लिखा हुआ है, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस यहां तक की है ये क्या होगी, y होगी।
तो मतलब हम ये बता सकते हैं यहाँ से, ये जो पॉइंट है हमारा, वो एक्स एक्सिस पर एक्स यूनिट चला, स्मॉल एक्स यूनिट चला हुआ है, और वाई एक्सिस पर स्मॉल वाई यूनिट चला हुआ है। अभी इसी को हम नंबर के फॉर्म में अगर मान लो एक्स कॉमा वाई ना लिखकर मान लो हम ये लिख देते हैं 2,3, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट और वाई एक्सिस पे 3 यूनिट, और इसलिए इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 2,3। इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 2,3। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे देख रहे हो, ये इनको बोल, ये चार हिस्सों में डिवाइड किया, जिनको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग किसी पॉइंट की पोजीशन की स्टडी करते हैं, कि अगर कोई पॉइंट हमने बोल दिया तो वो किस कोऑर्डिनेट पे होगा, कहाँ पर होगा, उसका नाम दिखाना, या उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना। अब सपोज करो कोई आया, बोल दिया सर आप जो है अभी 2,3 बताए हैं, मैं कह रहा हूँ 3,2, 2,3 नहीं 3,2, अब इसको आप बताइए यहाँ पर ये वो 3,2 वाला पॉइंट कहाँ पर होगा। तो कैसे करते हैं, सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, वाई एक्सिस पे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो देखो ये 1 2 3 एक्स एक्सिस पे, ये 1 2 3 वाई एक्सिस पे, और आपने हमसे क्वेश्चन किया कि सर 3,2 को रिप्रेजेंट करिए। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 3 है, तो 3 से हम सीधा क्या करेंगे, डॉटेड ऐसे परपेंडिकुलरली चले जाएंगे 3 पे, क्योंकि पहले 3 है, फिर दूसरा क्या है 2 है, तो वाई एक्सिस पे जहां पे भी 2 होगा वहां से परपेंडिकुलरली ऐसे चले आएंगे, और ये दोनों डॉटेड लाइन जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट रिक्वायर पॉइंट 2 हो जाएगा, पी हो जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 3,2। इसी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3,2, जो कि हमें रिप्रेजेंट करना था। ओके। आप भी आज समझ लो, नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, आप अगले लेक्चर में फिर से मैं आपको समझा दूंगा। ओके। अभी हाँ हाँ, पहला जो लिखा गया वो एक्स एक्सिस की पोजीशन के लिए है, और कॉमा के बाद जो लिखा जाता है वो वाई एक्सिस की पोजीशन के लिए होता है। जो लिखा था 3,2, ये हम ये जो होती है ये एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस ली जाती है, और जो दूसरी कॉमा के बाद लिखा हुआ होता है वो वाई एक्सिस पे लिखा लिया जाता है। एक और चीज, एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, जो एक्स एक्सिस वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है एब्सीसा। इसको क्या बोला जाता है, एब्सीसा। और जो वाई एक्सिस वाला जो नंबर है या जो पार्ट है, इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट। मतलब एक्स वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट कहलाता है एब्सिसा, और दूसरा वाला पार्ट कहलाता है ऑर्डिनेट, और इन्हीं दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है। ये एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट। इसलिए जैसे ये 3,2 है, ये क्या है, ये किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अच्छा, एक और चीज, दूसरी चीज बच्चों ये है यहाँ पर जो और आपको काम देगी, वो ये है साइन। अब हमेशा जरूरी थोड़ी है कि हमेशा जो पॉइंट दिया जाए वो सब प्लस में ही हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में दोनों ही मेंबर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों प्लस में होने चाहिए, तभी वो यहाँ पर आएगा, नहीं तो वो यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। इसी तरह से सेकंड कोऑर्डिनेट में जो भी कोऑर्डिनेट आएगा उसका एब्सिसा माइनस में और ऑर्डिनेट प्लस में होना चाहिए। और लास्ट सॉरी थर्ड में दोनों ही निगेटिव होना चाहिए, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। और फोर्थ में एब्सिसा पॉजिटिव में और ऑर्डिनेट नेगेटिव में होना चाहिए। अब जैसे सपोज करो मैं पूछूं -3, -4 ये किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और बच्चों आप लोग बताओ ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी बुक में, ऐसे पॉइंट दे दिया जाएगा और बोला जाएगा ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेंगे, तो आप सीधा सीधा साइन देखकर बता दोगे, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, यहाँ से अगर मैं माइनस यहाँ से हटा दूं, 3, -4, आप बताओ। वेरी गुड। अब ये किस में बिलोंग करेगा, फोर्थ में, क्योंकि पहला वाला प्लस में दूसरा माइनस में है। ठीक है। अब दूसरी एक और चीज आपको आनी चाहिए बच्चों, रिप्रेजेंट करने के लिए कह दिया जाए कि 3, -4 को रिप्रेजेंट करो,
तो क्या करोगे, ये अब आपको ये पता चल गया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसमें है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो अब इस पॉइंट को आपको फोर्थ क्वाड्रेंट पे ही रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो एक्स वाला पार्ट 3 है, 3 हमारे पास है, वाई में कितना जाना है, -4 जाना है, क्योंकि नीचे जाएंगे तो माइनस ऑलरेडी -1 हो जाएगा, ये -2 है मान लो, ये -3 है। जैसे ग्राफ पेपर पे बने रहते हैं ब्लॉक, तो आपको इक्वल डिस्टेंस नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ग्राफ पेपर पे जब आप करोगे तो ऑलरेडी वो इक्वल ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 3, ये -3 से परपेंडिकुलर आप नीचे जाओ और -4 से इधर आओ, तो देखो ये दोनों एक दूसरे को जहां पे भी मीट करेंगे उसी पॉइंट को आप क्या बोल दोगे, 3, -4, वही कोऑर्डिनेट 3, ठीक है। अच्छा, अगर कभी ये बोल दिया जाए कि बताओ 0, 4 किस कोऑर्डिनेट में होगा, या 4, 0 किस कोऑर्डिनेट में होगा, दोनों में से इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मतलब जिसमें से कोई एक जीरो हो, या तो एब्सिसा जीरो हो या तो ऑर्डिनेट जीरो हो, ध्यान दीजिएगा ये चारों में से किसी कोऑर्डिनेट में नहीं है, ये चारों में से किसी कोऑर्डिनेट नहीं, क्योंकि जैसे 0, 4 है बच्चों, 0, 4 यानी एक्स एक्सिस पे 0, वाई पे 4, 0, 4 बच्चों ये होगा, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो वाई एक्सिस पे, ये होगा 0, 4। अब ये बताओ ये फर्स्ट में लोगे कि सेकंड में लोगे, 0, 4 जो लिखा हुआ, ये ना तो फर्स्ट में है ना तो सेकंड में है। जब भी किसी आपको कोऑर्डिनेट में कोई जीरो मिल जाएगा, तो ये ध्यान रखना वो किसी कोऑर्डिनेट में नहीं है, वो हमेशा एक्सिस पे होता है। अब ध्यान दीजिए 0, 4 है, ये किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, तो बस आपसे पूछा जाएगा 0, 4 किस एक्सिस पे है, तो सॉरी किस कोऑर्डिनेट, हाँ वाई एक्सिस पे है, और किसी कोऑर्डिनेट पे नहीं है ये। अगर वाई एक्सिस में भी और डीपली बोलना चाहते हो तो ये भी बोल सकते हो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। इसी तरह से 4, 0, अब क्या है, वो जीरो हो गया है ऑर्डिनेट, और एब्सिसा 4, एब्सिसा 4, हाँ वो पॉइंट यहाँ पर होगा, तो ये भी किसी कोऑर्डिनेट पे नहीं कहलाएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कहलाएगा, ठीक है। और अगर 0, 0 पूछता है तो ये भी किसी एक्सिस पे नहीं है, किसी पॉइंट, ये ना किसी एक्सिस पे है ना किसी कोऑर्डिनेट पे है, ये क्या कहलाएगा, ये ओरिजिन कहलाता है, जिसमें दोनों जीरो हो जाए। तो ये तीनों ही सिचुएशन क्लियर है ना, एक में जीरो आए तो, और दो, तभी क्लियर है ना, बस इतना ही इतना ही पार्ट है ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आपके पास 3-4 दिन की गैपिंग मिले। हाँ बिल्कुल सीधी सी बात, अब मान लो इसी पे मैंने कह दिया 0, -4, तो ऊपर ना लेकर ये नीचे वाला ये वाला ले लेते, ये वाला, तो ये हो जाता नेगेटिव वाई एक्सिस पे, बस और क्या। तो बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म। आप बस थोड़ा सा पढ़िएगा, बस इतना ही है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो थोड़ा सा पढ़िएगा। कुछ अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेंगे, एक दो लेक्चर, एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है।